नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्चर के बारे में हमने चर्चा की कि फ्रैक्चर कैसे होता है, किन किन कारणों की वजह से होता है, फ्रैक्चर के प्रकार क्या होते हैं और फ्रैक्चर को किस प्रकार से उसका उपचार किया जा सकता है, उसका प्रबंधन किस किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो अब उसी से ही थोड़ा सा रिलेटेड, जो हड्डियों से रिलेटेड और कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिसका एक है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, विस्थापन भी इसको कहा जाता है, अस्थि का विस्थापन, बोन डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का तात्पर्य क्या है? हड्डी का किसी जोड़ पर अपनी अक्ष से हट जाना क्या कहलाता है? डिसलोकेशन कहलाता है। क्या होता है ये? देखो, डिसलोकेशन जैसे कि ये बोन है, कोई पेल्विक बोन है, और ये है फीमर, ये है फीमर बोन है, इसके ट्रोकिया और कॉन्डाइल्स हैं, फीमर बोन है। ये जो कैविटी होती है उसको हम बोल रहे हैं एसिटाबुलम कैविटी। यहाँ इसमें इस फीमर का जो है हेड जो है वो लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से इसका हेड जो है वो लगा हुआ रहता है, फीमर का ये हेड है। ठीक है, तो ये एक एक्सिस होती है, इस एक्सिस के अनुरूप ये एक हेड इसका लगा हुआ। अब इस एक्स से इसका विस्थापन हो जाए, अगर मान लो इस अक्ष से इस अस्थि का विस्थापन हो जाना ही क्या कहलाता है? डिसलोकेशन कहलाता है। सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि पैर उतर गया है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस थी, अभी हमने देखा। इस अक्ष से इस हड्डी का विस्थापन हो जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा हम एग्जांपल देखें, मान लो ये कोई बोन है, ये दूसरी बोन है, इनका ये एक एक्सिस थी, लेकिन इन अक्ष से इनका विस्थापन हो जाना ही क्या कहलाता है? जैसे ये इस प्रकार से इधर आ चुकी है ये बोन, तो इस बोन की एक्सिस तो ये थी, लेकिन इस अक्ष से इस बोन का विस्थापन हो गया है, इस अस्थि का विस्थापन हो गया है। तो सामान्यतः ये क्या होता है? जोड़ों के ऊपर होता है। किसी भी जोड़ पर एक अस्थि का अपनी अक्ष से हट जाना, अपनी अक्ष से अलग हो जाना ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं कि पैर का उतर जाना। ठीक है, ये सामान्य कहलाता है। और ये जो हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इसके अलावा एल्बो जॉइंट में भी होता है ये शोल्डर जॉइंट, इनमें ये सामान्यतः जो पशुओं के अंदर अधिकता से मिलता है, हिप जॉइंट के अंदर, शोल्डर जॉइंट के अंदर। इसके अलावा एल्बो जॉइंट है, वहां पे भी अधिकता से मिलता है, वहां पर ये अधिकता से ये मिलता है विस्थापन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो अस्थि है जिस अक्ष के अनुरूप रहती है, उससे उस अस्थि का हट जाना ही क्या कहलाता है? अस्थि विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब क्या कारण हो सकते हैं? वही कारण है, ट्रॉमा, जो हमने देखा था कि भाई जो इसके अंदर सामान्य होता है फ्रैक्चर के अंदर ट्रॉमा। जैसे मान लो पशु का सामान्य ये जो इस कारण से बहुत अधिक होता है, पशु के फिसलने के कारण, कोई फर्श है, स्लिपरी फर्श है, फिसलने वाला सा फर्श है, उसके ऊपर पशु आ जाता है और उसके पैर जो है वो साइडों में निकल जाते हैं या पीछे की तरफ निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः यही अवस्था, डिसलोकेशन की अवस्था जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर बाहरी कोई चोट है उसके कारण से भी हो सकता है। या इसके अलावा कूदते दौड़ते समय
डिसलोकेशन की समस्या हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे सामान्यतः आप देखोगे ये बोन है, एसिटाबुलम है, ये फीमर है, इसमें इस प्रकार से ये जो है स्थिति रहती है, हेड की स्थिति, फीमर के हेड की स्थिति रहती है, लेकिन ये अपनी एक्स से इधर इधर या आगे की तरफ पीछे की तरफ कहीं भी ये विस्थापन इसका हो जाना, इससे किधर भी विस्थापन हो जाना क्या कहलाता है, डिसलोकेशन या विस्थापन अस्थि का कहलाता है। ठीक है, यानी अपनी एक्स से हट जाना अस्थि का, अपनी ही जो खुद की एक्स है उससे हट जाना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो एक इसकी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अस्थि का अपनी ही एक्स से हट जाना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं, सामान्यतः जनरली आपको मिलेगा पशुओं के अंदर दौड़ते समय ये फिसल जाते हैं। ठीक है, उस स्थिति में ये विस्थापन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब आगे हम चर्चा करें, विस्थापन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूट हो सकता है या फिर क्या है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट यानी तुरंत हुआ। ठीक है, जैसे रात तक पशु सही था, सुबह हमने देखा है तो उसका पैर जो है वो अलग हुआ, सॉरी उतरा हुआ है, यानी उसका डिसलोकेशन हुआ है कोई भी कूदते समय। ठीक है, उसका पैर जो है वो अपनी एक्स से हट गया है या फिसल गया है उस वजह से। और क्रॉनिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पशु की हैबिट की वजह से, जैसे आप देखेंगे डॉग्स वगैरह के अंदर क्या होगा, हिप डिसलोकेशन की संभावनाएं काफी होती हैं। वो पीछे की तरफ पैर ऐसे फैला के बैठते हैं और बार बार उस पोजीशन में बैठने की वजह से क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है। तो उसमें धीरे धीरे होगा तब तो क्या है, क्रॉनिक होगा। और अन्यथा अगर तुरंत हो रहा है उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, एक्यूट डिसलोकेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन हो सकता है। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है, किसी बीमारी की वजह से, ठीक है, बीमारी की वजह से हड्डी कमजोर हो गई है या मांसपेशियां वो कमजोर हो गई हैं और उनकी वजह से हड्डी जो है अपनी एक्स से हट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन हम उसको कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो लक्षण एक तो क्या होता है, दर्द। डिसलोकेट होने से क्या होगा, पशु की प्रभावित भाग के अंदर क्या होता है, दर्द होता है। पशु पैर नहीं टिका पाता है, पैर नहीं टिकाता है। और यदि पैर टिकाएगा तो सिर्फ क्या टिकाता है, उस पैर की टो, यानी इस खुर का सिर्फ आगे वाला भाग ऐसे हल्का सा टच करेगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ बाकी पैर जो है वो उसको उसके ऊपर वजन नहीं लेता है, पैर पे वजन नहीं लेता है उस पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके टो टिकाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं कि जो जिस भाग से उसका डिसलोकेशन हुआ है उस भाग में यदि अंदर की तरफ है तो उस भाग के ऊपर गड्ढा सा दिखाई देगा, और बाहर की तरफ है तो वो भाग क्या होगा, उभरा हुआ दिखाई देता है। तो प्रभावित भाग के अंदर या तो क्या दिखाई देता है, गड्ढा दिखाई देता है, या उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। ठीक है, या तो क्या है, प्रभावित भाग के अंदर जैसे ये है तो इसमें अंदर की तरफ डिसलोकेशन हो गया तो यहां से बाहर से आपको क्या होगा, गड्ढा फील होता है, और बाहर की तरफ अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उभरी हुई संरचना फील होती है। जैसे कि आप देखें ये जो है बोन है, इसमें ये अस्थि है, अगर ये अंदर की तरफ विस्थापित हो गई है, ऐसे हो गई है, यहाँ पे ऐसे विस्थापन इसका हो गया है इस बोन का, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ये गड्ढा सा दिखाई देगा। और अगर इसका विस्थापन बाहर की तरफ हो गया है, इधर हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, उभरा हुआ दिखाई देगा, अन्यथा गड्ढा दिखाई देगा। तो ये
डिसलोकेशन में आपको मिलता है पशु वजन नहीं लेगा, दर्द महसूस करेगा बहुत अत्यधिक, और वजन सिर्फ और सिर्फ उसके टो भाग के ऊपर ऐसे वजन टिकाता चलता है, तो सिर्फ टो यानी खुर का जो सिर्फ आगे वाला भाग है उस पर ही वजन टिकाता है, और प्रभावित जो भाग है जिस जोड़ से डिसलोकेशन हुआ है उस पर या तो आपको गड्ढा मिलेगा या फिर उभरी हुई भाग जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये लक्षण आपको डिसलोकेशन के अंदर मिलते हैं। इसके बाद में इसका कैसे आप निदान कैसे करते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस एक तो जो है लक्षणों के आधार पे कर दिया जाता है। लक्षणों के आधार पे पैर जो नहीं टिका पा रहा है, सूजन उस भाग के अंदर या गड्ढा जैसी संरचना दिखाई देती है और दर्द महसूस हो रहा है, तो उन लक्षणों के आधार पे पहचान के आप उसका निदान कर सकते हैं कि ये जो स्थिति है वो पर्टिकुलर किसकी है, डिसलोकेशन की है। इसके अतिरिक्त आप जो है एक्सरे के द्वारा पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो आप हिप डिसलोकेशन की स्थिति के अंदर जो एक्सरे है वो मान लो यूनिलैटरल है, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यानी यूनिलैटरल का तात्पर्य क्या है कि सिर्फ एक ही हड्डी का डिसलोकेशन है, तो ये पर्टिकुलर होनी कहाँ चाहिए थी, हड्डी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन इसका डिसलोकेशन हो चुका है। और बाइलेटरल मिलेगा तो दोनों हड्डियां ही अपनी एक्स पे से हटी हुई मिलेंगी। जैसे इसकी एक्स ये है और इसकी एक्स क्या है, ये है, तो ये तो अपनी एक्स के ऊपर है, लेकिन ये हड्डी जो है अपनी एक्स से क्या हुई है, हटी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर एक ही दिशा में है तो यूनिलैटरल हिप डिस्प्लेसिया डिसलोकेशन इसको कहा जाता है, और अगर दोनों होते तो बाइलेटरल कह देते हैं। ठीक है, तो ये हम एक्सरे के आधार पे या लक्षणों के आधार पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसका निदान जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें उपचार की। उपचार का जो पहला नियम है वो यही क्या कहता है पहला नियम कि इसको क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन का तात्पर्य क्या है, जैसे हमने फ्रैक्चर हीलिंग के समय, फ्रैक्चर के उपचार के समय भी हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमें फ्रैक्चर के उपचार के लिए भी दोनों को एक एक्स पे लाना पड़ता है, दोनों हड्डियों को एक्स पे लाना पड़ता है। तो इसके अंदर भी हम उसको खींच के और उस हड्डी को उसकी एक्स पे लाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये हड्डी है इसकी एक्स से ये हट चुकी है अपनी एक्स से, ठीक है, ये एक्स होनी चाहिए थी इसकी, इससे ये हट चुकी है, तो हम इसको खींच के और किसी भी प्रकार से इस हड्डी को उसकी एक्स के ऊपर लेके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हड्डी को अपनी एक्स पे पुनर्स्थापित करना। हड्डी को अपनी एक्स पर पुनः स्थापित करने को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और दूसरा जो है वो हमें करना है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, ठहराव, यानी कि यहाँ पे ठहरी हुई रहे, इसको हम ले तो आए लेकिन ये वापस इसका डिसलोकेशन नहीं हो जाए, ये अपनी ही स्थिति में ठहरी हुई रहे, इसी स्थिति में उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिटेंशन। रिटेंशन यानी मतलब उसको वहां पे ही रोके रखना। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंडेज बांध सकते हैं या प्लास्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, कच्चा या पक्का प्लास्टर जो है वो कर सकते हैं रिटेंशन के लिए। ठीक है, तो इसके उपचार के लिए हमें दो चीजें करनी है आपको। एक पहली तो करनी है रिडक्शन। रिडक्शन यानी हड्डी अपनी एक्स से हट चुकी है, उसको पुनः अपनी एक्स पे लाना है, पुनर्स्थापित करना है, उसकी अपनी एक्स पे वापस लाना है। और दूसरा, अपनी एक्स पे स्थापित होने के पश्चात में उसे उसी जगह पे रोके रखना है, रिटेंशन ऑफ द बोन। उस बोन को वहीं पे रोके रखने के लिए हम किसी भी तरीके से कपचियां बांध सकते हैं या हम पीओपी कर सकते हैं, प्लास्टर कर सकते हैं, कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर, ये किया उसमें जा सकता है। तो इसके द्वारा उस
हड्डी को अपनी एक्स पे स्थापित करके और उसको वहीं पे ठहरा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी एक्स पे रहे और उसके बाद में उसके आसपास की मांसपेशियां जो हैं वो वापस से उसमें स्ट्रेंथनिंग आने के बाद में वो उसको हिलने नहीं देंगे। तो कुछ दिनों के लिए हम उसको रिटेंशन करके रखते हैं, उसके बाद में आसपास की मांसपेशियां जो उस भाग की मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग आने की वजह से वो उसको हिलने नहीं देती है, ठीक है। तो ये डिसलोकेशन एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होता है डिसलोकेशन, अपनी एक्स पे हट जाना, हड्डी का अपनी ही एक्स से हट जाना, उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। और किन कारणों से होता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका उपचार है, उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है आपके मोच, स्प्रेन। मोच क्या होता है, किसी जोड़ पर स्थित लिगामेंट का टूट जाना या क्षतिग्रस्त हो जाना क्या कहलाता है, मोच कहलाता है। आपने जो जॉइंट देखे हैं उसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो डाइआर्थ्रोडियल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट हम कहें, उनमें क्या होता है कि जो है योजक सतहें, आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, इनके ऊपर उपास्थियां होती हैं, योजक उपास्थि जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और इनको घेरे हुए साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे जो लिगामेंट जो है, कैप्सुलर लिगामेंट जिसको हम कहते हैं, ये कैप्सुलर लिगामेंट पाया जाता है, ये कैप्सुलर लिगामेंट होता है। अब किसी भी कारणवश चोट की वजह से, पैर का टेढ़ा रखे जाने की वजह से, किसी कारणवश ये जो लिगामेंट है इसमें क्षति हो जाए, ये टूट जाए, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। तो किसी जोड़ के चारों तरफ पाए जाने वाला जो लिगामेंट है जिसको हम कैप्सुलर लिगामेंट भी कहते हैं, जॉइंट कैप्सूल के चारों तरफ जो लिगामेंट पाया जाता है, उस लिगामेंट का क्षतिग्रस्त हो जाना, टूट जाना क्या कहलाता है, मोच कहलाता है, ठीक है। तो आप कई बार देखते हैं कि पैर अपना मुड़ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, उस भाग के अंदर स्प्रेन, मोच आ जाती है। और उसमें आपको क्या क्या लक्षण होते हैं, थोड़ा सा सामान्य अपने कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं ना सामान्य भाषा में मुल्ड पड़ गई है मोच, तो उसमें क्या होता है, उस प्रभावित भाग में क्या आ जाती है, पहली बात तो है सूजन, और उस भाग के अंदर क्या होता है, जोर का होता है, दर्द होता है, ठीक है, उस भाग के अंदर सूजन आ जाती है और दर्द होता है, ठीक है। और कार्य में असमर्थता हो जाती है उस भाग के अंदर, ठीक है। तो ये सामान्यतः आपको जैसे फ्रैक्चर के अंदर भी ये मिलेगा, लेकिन फ्रैक्चर जो है वो बोन के किसी भाग पे हो सकता है, हालांकि ये जोड़ पे भी हो सकता है, लेकिन ये सामान्यतः कहाँ मिलेगा आपको, जोड़ के ऊपर ही, वहां पे जो पे लिगामेंट्स होंगे वहां पे ही ये सामान्यतः मिलेगा, ठीक है। तो उस संबंधित भाग में सूजन, दर्द, उस भाग में कार्य में असमर्थता होना, ये लक्षण उस भाग के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और मुख्य आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान रखनी है कि किसी जोड़ के जो लिगामेंट है उसमें क्षति हो जाना, उसका टूट जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोच कहते हैं। और मोच में क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, उस प्रभावित भाग में सूजन, दर्द, कार्य में असमर्थता, ये जो चीजें हैं वो सामान्यतः आपको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। अब इसका क्या उपचार आप करेंगे, मोच का उपचार। तो मोच के उपचार के लिए सबसे पहले तो आपको क्या है, प्रभावित भाग को
इमोबिलाइज कर देना, अगतिशील बना देना है। कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर या तो बैंडेज बांध के, कच्चा प्लास्टर करके अब उस प्रभावित भाग को क्या है कि अगतिशील बना देंगे, ठीक है, ताकि जो लिगामेंट जो टूटा हुआ है उसकी जो सही होने की प्रोसेस जो वो हो सके, ये हम उसको करते हैं। तो हम पट्टी की सहायता से या क्रैप बैंडेज की सहायता से उस प्रभावित भाग के ऊपर बांध देते हैं, ताकि वो भाग क्या रहे, अगतिशील रहे, उसमें ज़्यादा मूवमेंट हमें नहीं होने देना है। प्रभावित भाग के ऊपर हम जो टर्पेंटाइन जो लिनीमेंट है, टर्पेंटाइन लिनीमेंट ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं उस भाग के अंदर, ठीक है, ताकि उस भाग में रक्त का संचार बढ़े, ठीक है, और उस भाग के अंदर जो रक्त के संचार बढ़ने से उस भाग के जो क्षतिग्रस्त ऊतक है उनको सही होने की जो प्रक्रिया है वो उस भाग के अंदर हो, ठीक है। तो ये हम जो उस भाग के अंदर बढ़ाने वाली जो रक्त आपूर्ति बढ़ाने के लिए हम लिनीमेंट है, आयोडेक्स है, टिंचर, ये आपका आयोडीन ऑइंटमेंट है, ये उस भाग के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे उस भाग के अंदर रक्त का संचार जो है वो बढ़ जाता है, और उस भाग के अंदर रक्त के संचार बढ़ने की वजह से उस भाग के जो क्षतिग्रस्त ऊतक है उनमें जो वापस उनके ठीक होने की जो है सही होने की जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रभावित भाग में दर्द को कम करने के लिए हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो पशु को दे सकते हैं, ताकि प्रभावित भाग में दर्द जो है वो कम से कम हो, ठीक है। तो ये मोच के उपचार हेतु ये जो कार्य है उस प्रभावित भाग को अगतिशील बनाना, उस भाग पे जो काउंटर इरिटेंट औषधियां हैं वो लगाई जाती हैं, जैसे कि टर्पेंटाइन लिनीमेंट है, आयोडीन ऑइंटमेंट है, ये काउंटर इरिटेंट औषधियां होती है जो कि उस भाग के अंदर रक्त की आपूर्ति को, संचार को बढ़ाएंगी और प्रभावित भाग के अंदर जो क्षतिग्रस्त ऊतक है उनको सही करने का कार्य ये करती हैं रक्त संचार बढ़ने से। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी जो औषधियां हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मोच का जो उपचार है वो किया जाता है। इसके अलावा एक देखो एक टर्म हो रहा है कि एक तो स्प्रेन होता है, एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। कई बार आप देखते हो कि मांसपेशियों का क्षतिग्रस्त हो जाना, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। और स्प्रेन हमने क्या देखा था, स्प्रेन का मतलब क्या है, जोड़ का जो लिगामेंट है, जोड़ के जो लिगामेंट हैं उनका क्षतिग्रस्त हो जाना, ये लिगामेंट का क्षतिग्रस्त हो जाना तो क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। और मांसपेशियों या हम कहें टेंडन्स, उनका क्षतिग्रस्त हो जाना क्या कहलाता है, स्ट्रेन। स्प्रेन और स्ट्रेन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान में रखना आपको। स्ट्रेन यानी मांसपेशियों का क्षतिग्रस्त हो जाना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना या टेंडन्स का क्षतिग्रस्त हो जाना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। और स्प्रेन क्या होता है, लिगामेंट्स जो जोड़ के संबंधित लिगामेंट्स होते हैं उनका क्षतिग्रस्त हो जाना, उनमें किसी प्रकार की क्षति हो जाना, टूट जाना, वो क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है, ठीक है। तो दोनों सेम से साउंड करने वाले शब्द हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, स्ट्रेन अलग है, स्प्रेन अलग होता है, ठीक है। और डिसलोकेशन यानी हड्डी का अपनी ही अक्ष से विस्थापित हो जाना, हट जाना क्या कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है, ठीक है।
तो ये आज की क्लास में हमने जो बोन से संबंधित जो और दूसरी जो फ्रैक्चर के अतिरिक्त जो होती हैं बोन में और जो मांसपेशियों से संबंधित जो रोग हैं सर्जिकल, उनके बारे में हमने देखा। अब आपका सर्जरी का जो लगभग पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के आधार पे, जो प्रायोगिक आधार के ऊपर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो काम में लिए जाते हैं, कहाँ काम में लिए जाते हैं, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मुख्यतः आपके काम में आते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।